गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू ईएस डिजिटल। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोचते ही डर लगने लगता है। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं ऐसे जो सोच के कहते हैं कि नहीं, सोम बहुत ज़्यादा इक्वेशंस को कंटेंट करता है, बहुत ज़्यादा इसके हार्ड न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सोम एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट कंटेनिंग करने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, आज हम जो इस सेशन में पढ़ने वाले हैं आपका कंटेंट ऑफ सोम। कंटेंट ऑफ सोम, सोम क्या क्या अपने अंदर रखता है और उसे हम चैप्टर वाइज देखेंगे और चैप्टर वाइज ही हम इसकी स्टडी करेंगे अपने फर्दर मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें वेटेज के बारे में, तो वेटेज जो है सोम का वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। अगर हम रिलेट करें इसे आपके थर्मो से या रिलेट करें आपको प्रोडक्शन से, तो अबाउट टू सिमिलर आपका वेटेज होता है सोम का। ठीक है, बात करने वाले हैं हम इस मॉड्यूल में एसएससी जेई के लेवल, आरआरबी जेई एंड पीएसयू जो जेई के पेपर्स होते हैं, उनके अंदर जो सोम के क्वेश्चंस होते हैं हम वो यहाँ पर डील करने वाले हैं। अपने पूरे मॉड्यूल में हम समझेंगे कि बेसिक सोम में होता क्या है और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह से आप टैकल कर पाएंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जेई इन एसएससी आरआरबी एंड पीएसयू। ओके, और अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो अगर आप चाहें तो इससे आप गेट और ईएससी के लेवल के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बट मेन चीज क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है गेट, ईएस और जेई के लेवल में, क्वेश्चंस के लेवल में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप यहाँ पर समझेंगे वही आप यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो मेन चीज होती है आपका जो इसमें वेटेज होता है। एसएससी जेई में वेरी करता है, और वेरी कहाँ से करेगा? एटलीस्ट 20%। एटलीस्ट 20% मैंने क्या कहा, ध्यान दीजिए, एटलीस्ट 20% सोम रहता ही है हर साल। अब वो डिपेंड करता है कि एसएससी वाले क्या ले लें कि आपका 40% भी दे दें, वो मन मर्जी के हैं। ठीक है, कभी 40% दे देंगे, कभी 60% भी दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशंस। ओके, कि सोम और टोम मिक्स करके दे दिया, सोम प्रोडक्शन मिक्स करके दे दिया। ठीक है, तो 20% से 30% हम ऑन एन एवरेज मान सकते हैं सोम का वेटेज। ओके, तो अब हम बात करते हैं आपके कंटेंट पे। फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इंट्रोडक्शन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को समझने से पहले हम बात करेंगे कि एक्चुअली सोम होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। आज के मॉड्यूल में हम कि सोम होता क्या है, ठीक है, और इंपॉर्टेंस क्या है और ये डिफरेंट कैसे है आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के साथ। ठीक है, तो देखते हैं एक बेसिक एग्जांपल के साथ, क्योंकि मैंने बोला है कि हम ये जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही इजी वे में पढ़ने वाले हैं। इसे डिफिकल्ट नहीं बनाना है, इसे खेलना है। ठीक है, इसे डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं बनाना है। ठीक, तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, एक मान लीजिए आपके पास एक कैंटिलीवर बीम है, इसे हम कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। अगर आपकी एक रोड है जो कि आपकी एक फिक्स्ड बार से अटैच है, तो आपकी ये कहलाती है कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम पर अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और इस ब्लॉक पर हम फोर्स लगाते हैं नीचे की ओर। ठीक, तो जो ये फोर्स लगता है इसकी वजह से ब्लॉक क्या करेगा, टेंडेंसी क्या होगी कि इसे वो आपका डिफॉर्म कर दे। ठीक है, डिफॉर्म कर दे या कुछ इस तरह का शेप आ जाएगा। इस शेप को आने पर ब्लॉक कहाँ पर होगा, ब्लॉक भी आपका कहीं इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इनिशियल पोजीशन F है, ये यहाँ पर A है, फाइनल पोजीशन B हो गई। तो आप क्या करते हैं, इसकी स्टडी करने के लिए आप क्या करते हैं, आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लगाते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लगाते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या होता है, फोर्स की वजह से आप जो है स्टडी करते हैं ब्लॉक के मूवमेंट की, मोशन की।
ठीक है, और उसमें आप इक्वेशंस यूज करते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, कितना उसने डिस्प्लेस किया अपने आप को फोर्स की हेल्प से, ठीक है, वो हम इसमें फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का काम क्या होता है? सिर्फ ब्लॉक के ऊपर स्टडी करना, ठीक है, फोर्स की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट, कितनी वेलोसिटी, कितना एक्सेलरेशन, क्या हुआ, ये सब आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। बस यहीं पर थोड़ा सा बेसिक है कि आपको सोम समझ आएगी कि सोम होती क्या है। सोम क्या होती है? सोम आप इस पर नहीं लगाएंगे, जो कि रिजिड बॉडी है आप उस पर नहीं लगाएंगे। सोम कहाँ पर लगेगी? सोम लगेगी आपकी इस वाली बॉडी पर, और ये बॉडी आपकी क्या हो रही है? ये बॉडी हो रही है डिफॉर्म। ये जो वर्ड मैंने बोला डिफॉर्म, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है इस सोम के लिए। ठीक है, तो जब ये आपका ब्लॉक मूव कर रहा है तो ठीक है, आप सोचेंगे कि अगर मैं यहाँ से एक प्लेन खींच देता हूँ तो ये आपका ब्लॉक, ये रोड भी मूव कर रही होगी। हाँ ठीक है, मानते हैं कि इसके जो पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, पर ये जो है आपका ब्लॉक, ये क्या इससे अटैच है? नहीं, ये जो पार्ट है ये कहाँ से अटैच हो रहा है? आपकी फिक्स रिजिड बॉडी के साथ। ठीक है, तो क्या होगा? ये पार्ट आपका मोशन नहीं करेगा। क्या होगा? फाइनली आपके जो एटम्स हैं वो फाइनली क्या होंगे? डिस्प्लेस होंगे, बट किसके साथ? एक अलग ही डिफॉर्मेशन के साथ। बात समझ में आ रही है? ये जो बॉडी के अंदर, ठीक है, ये जो बॉडी के अंदर शेप का चेंज होना, ये आपका कहलाता है डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी, डिफॉर्म होना बॉडी का, और हम इसको ही स्टडी करते हैं सोम के अंदर। ठीक है, तो बेसिक क्या हुआ? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और सोम में क्या डिफरेंस हुआ? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करता है आपके ब्लॉक के, रिजिड ब्लॉक के ऊपर स्टडी कि वो मोशन कैसे कर रहा है, ठीक है, और सोम करता है आपकी स्टडी डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी की, कि बॉडी आपकी डिफॉर्म किस तरह से हो रही है, कैसा फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, या क्या कपल लग रहा है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं, मैंने अभी बोला आपको फोर्स या कपल, तो ये सारी चीजें हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। इंट्रोडक्शन के अंदर हम बात करेंगे फोर्स, वेरियस टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स मीन्स यहाँ पर बात होगी लोड की, वेरियस टाइप ऑफ लोड एंड वेरियस टाइप ऑफ कपल। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज की जो कि डायरेक्टली पूछी जाती हैं जेईई के एग्जाम्स में, जैसे कि वो आपका इलास्टिसिटी, किस मटेरियल की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, किस मटेरियल की इलास्टिसिटी कम होती है, जिसके बेसिस पे वो ज्यादा डिफॉर्म करता है या डिफॉर्म को अपना रिगेन करने की प्रॉपर्टी रखता है। तो ये सारी चीजें आपकी हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे प्रॉपर्टीज में, क्योंकि ज्यादा डेप्थ जेईई नहीं पूछता है। ठीक है, बट हम सभी प्रॉपर्टी का एक छोटा छोटा ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, बाद में बात करेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की। ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होती है? जिस टाइम आपका ये बॉडी डिफॉर्म हुई, ये जो बीम है आपका वो डिफॉर्म हुआ, उस टाइम क्या होगा कि आपके जो ये एटम्स हैं वो अपनी ओरिजिनल स्टेट को, जो कि यहाँ पर इनके अंदर थी, उसको रिगेन करना चाहेंगे, और इसी रिगेन करने के पर्पज से वो आपकी एक इंटरनल फोर्स जनरेट करेंगे, और वही इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया आपका स्ट्रेस कहलाता है। इन द सिंपल केस ये जो है ये बेंडिंग स्ट्रेस होती है, कैसे डेवलप होती है वो हम बात करेंगे फर्दर लेक्चर्स में, फर्दर कंटेंट में। ठीक है, बट जो सिंपल स्ट्रेस की डेफिनेशन है वो आपका है इंटरनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय एरिया। इंटरनल पर फोकस कीजिएगा। दूसरा होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है? ओरिजिनल लेंथ और आपके जो डिफॉर्म हुई है लेंथ, उसके बीच का रेशियो। ठीक है, वो भी हम अभी बात करते हैं कैसे, एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल में देखिए हम क्या करने वाले हैं, सोम को बहुत इजी वे में समझने वाले हैं। तो हम लेंगे सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल है किसका? कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर सपोर्ट के साथ एक बीम। ठीक है, और इस बीम पर हम फोर्सेस अलग अलग करते रहेंगे, और उसी से हम पूरी सोम समझ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम कंडीशन लगाएं एक फोर्स की, जिस फोर्स की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इस बॉडी को डिफॉर्म कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो जैसे ही हम इसे कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स क्या करना चाहेंगे, अपनी पोजीशन को रिगेन करना चाहेंगे। तो क्योंकि वो रिगेन करना चाहते हैं, इस वजह से वो आपके अंदर ही एक इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस कर देते हैं, और उसी फोर्स को पर यूनिट एरिया हम बोलते हैं स्ट्रेस। और स्ट्रेन क्या होता है? अगर जितना डिफॉर्मेशन हुआ बॉडी के अंदर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, जो कि डिफॉर्मेशन से पहले थी, वो कहलाती है आपकी स्ट्रेन। तो वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेन हम स्टडी करेंगे अपने
लेक्चर नंबर 1 के अंदर, चैप्टर नंबर 1 के अंदर। ओके, देन बात करते हैं आप SFD एंड BMD। ये क्या होता है? ये होता है आपका फुल फॉर्म है शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, मैंने बात की थी कि हम बहुत ही इजी वे में लेके जाएंगे इसे। ठीक है, तो इजी वे में लेके जाने के लिए हमने क्या किया, हमने फिर से वही बीम फिर से उठा ली, फोर्स हटा दिया, सेम फोर्स हटा दिया, बीम फिर से वैसी की वैसी ही उठा ली। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, फोर्स जो है वो ऐसे ना लगा के, मेरा मन हुआ कि मैं फोर्स ऐसे लगाऊं, तो क्या होगा आप सोचिए, इसमें क्या होगा, ये फाइनली इस तरह से बैंड हो जाएगी। अब ये जब इस तरह से बैंड होगी तो क्या इसमें वैसे ही स्ट्रेस डेवलप हो रही है जैसे इसमें हो रही थी? नहीं। ठीक है, इसमें फोर्स जो आपका इस वजह से जो डिफॉर्मेशन हुआ वो कहलाता है आपका बेंडिंग, बेंडिंग ऑफ द बीम। ठीक है, और बेंडिंग ऑफ द बीम के लिए हम रेस्पेक्टिव फिगर बनाते हैं। एक बनाते हैं शियर फोर्स का, ये जो शियर फोर्स का डायग्राम है ये स्पेशली फॉर दिस केस है। ठीक है, बाकी जो केसेस हैं वो हम स्टडी करेंगे इसके अंदर इन डेप्थ। ओके, तो ये हो गया आपका SFD, और ये जो आपका दूसरा मैं डायग्राम बना रहा हूं ये है आपका BMD का डायग्राम। BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए आप क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट से समझते हैं कि मोमेंट है तो फोर्स क्या होंगे, कपल में होंगे। अगर ये फोर्स यहां पर ऐसे लग रहा है तो इसका एक रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, और ये दोनों रिएक्शन फोर्स क्या करेंगे, अगर हम इसकी बात करें तो ये रिएक्शन फोर्स क्या करेंगे, इसे बेंड कराना चाहेंगे। देखिए, ठीक है, एक फोर्स मैं ऐसे लगा रहा हूं तो मेरा जो पीछे वाला अंगूठा है वो इस पर ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, तो इसकी वजह से इसमें जो डिफॉर्मेशन हुआ वो क्या हुआ, बेंडिंग। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट सबसे कम और जो रिजिड सपोर्ट है वहां पर सबसे ज्यादा। ये सारी चीजें हम इन डेप्थ पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर के अंदर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग का केस क्या होता है, अगर हम देखिए जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, हम इसे एज सिंपल एज पॉसिबल आपके जेई के अकॉर्डिंग ही रखने वाले हैं। ठीक है, तो जो प्योर बेंडिंग होता है सिलेबस में, प्योर बेंडिंग के केस में क्या होगा कि ये जो आपका बीम है, फिर से वही बीम, ठीक है, ज्यादा इधर उधर नहीं भागना है, फिर से वही बीम, और आपने क्या किया कि इस पर एक मोमेंट लगाया कांस्टेंट वैल्यू का। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जब मैं फोर्स लगाता हूं तो मेरी एक उंगली इस पर एक्ट करती है ऐसे, जब मैं मोमेंट लगाता हूं तो क्या होता है, मेरा अंगूठा इसे ऊपर की तरफ फोर्स करेगा और मेरा ये उंगली जो है वो नीचे की ओर को फोर्स करेगी, इस तरह से कुछ। तो ये जो है, ये मोमेंट जो मैं दे रहा हूं इसे, ठीक है, वो कांस्टेंट वैल्यू का रहेगा। तो इस केस में बात आती है प्योर बेंडिंग की, और प्योर बेंडिंग की जो स्टडी होती है वो हम करते हैं आपकी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, M/I इक्वल टू σ/y इक्वल टू EY/r। ठीक है, यहां पर M क्या होता है, मोमेंट, I क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, Y आपकी डिस्टेंस, E आपका इलास्टिक कांस्टेंट, और R इज द रेडियस। ठीक है, अभी से मैंने नाम बताए हैं, डेप्थ इन हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर के अंदर। ठीक है, अच्छे से बात करेंगे कैसे कैसे इसका डिफॉर्मेशन होता है, वो सब हम सीखेंगे थर्ड चैप्टर में। देन आपका आता है फोर्थ चैप्टर इज प्योर टॉर्जन। ठीक है, अब थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं कि आपने एक फोर्स ऐसे लगाया था इस पर, आपने एक फोर्स ऐसे लगाया, आपने एक मोमेंट लगाया, अब क्या, अब लगाते हैं हम इसके ऊपर टॉर्क। ठीक है, टॉर्क का क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, मोमेंट आपका इस बीम के पैरेलल डायरेक्शन में लगता है, पैरेलल बीम। ठीक है, टॉर्क क्या होता है, जैसे ही मैंने टॉर्क की बात की, मैंने आपकी ये जो है कंडीशन, इसे ऐसे घुमा दिया, परपेंडिकुलर कर दिया, परपेंडिकुलर जैसे ही करता हूं और उसके बाद इस पर एक फोर्स ऐसे ट्विस्ट लगाता हूं ऐसे करके, इसका मतलब क्या हुआ, पीछे से तो मैंने पकड़ा हुआ है, उंगली से मैं लगा रहा हूं इधर की तरफ फोर्स और अंगूठे से लगा रहा हूं ऊपर की तरफ फोर्स, तो क्या होगा, ये आपकी ट्विस्ट करेगी। ठीक है, तो ये जो टॉर्क होता है, इस टॉर्क की वजह से इसमें जो डिफॉर्मेशन हुआ वो क्या होता है, ट्विस्टिंग का डिफॉर्मेशन, और उसे हम स्टडी करते हैं Ty/j इक्वल टू τy/r इक्वल टू g⁻⁴ से। ये क्या होते हैं, ये इन डेप्थ हम स्टडी करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर के अंदर। ठीक है, Ty/j, T क्या होता है, टाउ क्या होता है, R g⁻⁴ क्या होते हैं, काट के इसे पूरी इन डेप्थ इसकी पूरी सर्जरी करके तब स्टडी करने वाले हैं हम इसे, बहुत मजा आने वाला है।
ठीक है। फिफ्थ आपका प्योर टोर्जन के बाद आता है कंबाइंड स्ट्रेसेस, ठीक है। कंबाइंड स्ट्रेसेस, कंबाइंड स्ट्रेसेस क्या होती हैं? अगर एक ही बीम आपके पास है और इस बीम पर आप बेंडिंग भी लगाते हैं और साथ में मन किया तो टोर्जन भी लगा दिया, ठीक है, मन किया तो टॉर्क भी लगा दिया, तो दोनों चीजों के कंडीशन में क्या होगा? बॉडी आपकी बहुत जल्दी ब्रेक होने की कंडीशन में आ जाएगी। और बॉडी आपकी जल्दी ब्रेक होने की कंडीशन में आएगी तो वहां पर हम एक अलग ही नाम देखते हैं, वो कहलाता है प्रिंसिपल स्ट्रेस, जो कि आपकी इन अलग अलग स्ट्रेसेस का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि आपको यहां पर दिख रहा है, ठीक है। पर वो कैसे आता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे 5th चैप्टर में, ठीक है। और साथ में स्टडी करेंगे थ्योरी ऑफ फेलियर के बारे में। थ्योरी ऑफ फेलियर के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई के एग्जाम में, जैसे कि रैनकाइन थ्योरी और गैस्टन-ट्रेस्का थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, और इसको हम डेप्थ में एनालाइज करेंगे आपके 5th चैप्टर में। बाकी भी थ्योरीज हैं बट उन्हें हम ओवरव्यू लेंगे, सिर्फ ओवरव्यू, क्योंकि वो जेई में जनरली नहीं पूछे जाते हैं। बट हम ऐसा भी लेके चलने वाले हैं कि अगर वो कुछ अलग ही मॉडिफाई करते हैं तो भी आप इजीली इस एग्जाम को टैकल कर सकें, ठीक है। देन आता है बात थ्योरी ऑफ कॉलम की, थ्योरी ऑफ कॉलम, ठीक है। थ्योरी ऑफ कॉलम में भी सेम थिंग रहेगी। क्या रहेगी सेम थिंग? आपके पास कैंटिलीवर बीम। अब उस कैंटिलीवर बीम की कंडीशन में अगर थोड़ी सी डिफरेंट कर दूं, ठीक है, डिफरेंट में कैसी कि आपकी जो बीम यहां पर थी उसकी मैं लंबाई बहुत ज्यादा ले लेता हूं, बहुत ज्यादा लंबाई ले लेता हूं और उसके बाद फोर्स लगाता हूं ये फर्स्ट कंडीशन की तरह, तो क्या होगा? ये आपकी कंप्रेस होगी, ठीक है, माइंड में आया था जैसे पहले कंप्रेस हुई थी वैसे ही इसमें भी कंप्रेस होनी चाहिए। पर क्या होता है इसमें जो कंप्रेशन होता है एटम्स को थोड़ा स्पेस मिल जाता है डेविएट करने का अपने पाथ से, ठीक है, अपने पाथ से डेविएट करने का, क्योंकि एटम्स जो हैं वो नॉर्मली अपनी फोर्स को रेजिस्ट करने की जो टेंडेंसी आ रही है उसे हटाना चाहते हैं, ठीक है, वो स्टेबल होना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या होता है, जब लंबाई ज्यादा बढ़ती है तो बेंडिंग के केसेस ज्यादा हो जाते हैं। उनके लिए इजी पाथ फॉलो करने के लिए इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं थ्योरी ऑफ कॉलम में इसके लिए, ठीक है, कि डिफ्लेक्शन कितना आता है अगर हम फोर्स कितनी लें या लेंथ कितनी लें या उसका रेशियो कितना लें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम बात करने वाले थ्योरी ऑफ कॉलम के अंदर। देन आपका नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ स्प्रिंग। थ्योरी ऑफ स्प्रिंग में क्या हुआ? सेम केस, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप सिर्फ एक कैंटिलीवर बीम के साथ पूरी सोम पढ़ लेते हैं, पूरी सोम, ठीक है। बस क्या होगा कि ये जो थ्योरी ऑफ स्प्रिंग है उसमें क्या करते हैं आप, इस बॉडी को जो कि हमने बहुत ही एलोंगेट कर दी थी, इसे क्या करो, इसे स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग तो सभी ने देखा है, स्प्रिंग की तरह इसे ट्विस्ट कर दो, स्प्रिंग की तरह इसे आप घुमा दो। मान लीजिए थोड़ा फिगर इतना परफेक्ट नहीं रहेगा बट थोड़ा एज्यूम कर लीजिए, इंजीनियर हैं आप, अजम्पशन तो आपके खून में होता है, ठीक है। ये मान लीजिए कि आपके पास स्प्रिंग है और स्प्रिंग आपने इससे ही बनाया है, ठीक है। तो जब ये फोर्स लगेगा तो इस फोर्स की वजह से जो इसका एक्सपेंशन हो रहा है वो इस केस में नहीं होगा, जैसा इस केस में था वैसा इसमें एक्सपेंशन नहीं होगा, उसके लिए अलग फार्मूला होगा। अगर इसमें कंप्रेशन दे तो डायरेक्ट वो इसके फार्मूले से नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका जो है इसमें स्प्रिंग है, अलग टाइप से इसमें एटम्स अरेंज हो गए हैं, अलग अलग स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो गई हैं इसके अंदर, जैसे कि इसमें थी उससे थोड़ी अलग है। और वो अलग कैसे हैं, कैसे वो वर्क करती हैं, कैसे एटम रेजिस्ट करता है उसे, वो हम सब देखेंगे इसका क्रॉस सेक्शन काट के, और क्रॉस सेक्शन काट के इसको हम विजुअलाइज करेंगे इन अवर 7th चैप्टर थ्योरी ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। देन आपका आता है प्रेशर वेसल। प्रेशर वेसल में आपकी मैं इमेजिनेशन देखता हूं कि आप जो इमेजिन करेंगे वो किस कंडीशन को करेंगे। इस बार आप इमेजिन करने वाले हैं इसी बीम को, बट ये बीम कैसी है, बहुत मोटी, ठीक है, बहुत मोटी। अब बहुत मोटी बीम को आपने क्या किया, होलो बना दिया, आपने बीच का मटेरियल निकाल दिया उसमें से, और उसके बाद मान लीजिए ये आपका कुछ इस तरह का फिगर बन जाता है, ठीक है।
ये मान लीजिए कि इस होलो बीम के अंदर आप एक लिक्विड फ्लो कराते हैं, ठीक है, तो इस लिक्विड की वजह से क्या होने वाला है, ठीक है, क्या होने वाला है कि आपका इस पर जो लिक्विड के एटम्स होंगे, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे, वो अलग अलग पोजीशन पर आपको प्रेशर देंगे, ठीक है। मान लीजिए इधर वाला जो ये रिजिड सपोर्ट था, इसी से मैंने इसे बंद भी कर रखा है पीछे की तरफ, ठीक है, ऐसे। तो क्या होगा कि ये जो सारे एटम्स होंगे वो अलग अलग पोजीशन पर, उस पर क्या लग रही होगी, एक इंटरनल फोर्स लग रही होगी, ठीक है, और वही इंटरनल फोर्स यहां पर कहलाती है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, उसकी वजह से जनरेट होती है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड लेटरल स्ट्रेसेस, ठीक है, या हुप स्ट्रेसेस। क्या होती हैं, कैसे होती हैं, फिर से उसे काट के हम अच्छे से स्टडी करने वाले हैं प्रेशर वेसल के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बस बेसिक समझना है हमें इसका, सोम का, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देन बात करते हैं लास्ट में स्ट्रेन एनर्जी के बारे में। स्ट्रेन एनर्जी, देखिए फ्रेंड्स, मैं जो आपको स्ट्रेन एनर्जी बता रहा हूं वो आपकी बेसिकली जेईई के एग्जाम्स में स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूले की बेस्ड क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उसे अलग चैप्टर दिया है स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी बेसिकली आपकी अलग अलग बीम की कंडीशन पे, अलग अलग थ्योरी की कंडीशन पे आपकी अलग अलग होती है, ठीक है। आपने अगर पढ़ लिया कि 1/2 P इंटू डेल है सिर्फ इस केस में, तो वो हर केस में रहेगी नहीं, ठीक है, वो हर केस में अलग अलग रहेगी और पी और डेल के रेस्पेक्ट में ही रहेगी, ठीक है। तो वो अलग अलग वैल्यूज पूछ लेते हैं और डायरेक्ट सेम एक ही एग्जाम्पल, एक ही क्वेश्चन में वो सबकी वैल्यू दे देते हैं, उसके बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको वो कंफ्यूजन हटाने के लिए मैंने आपको एक चैप्टर लिया है इसका, और इसकी चैप्टर को हम एक स्लाइड में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द दिस टाइप सबकी अलग अलग होती है, वो हम स्टडी करेंगे 9th चैप्टर, ठीक है। तो ये हमारा एक ओवरव्यू है। आपने देखा कितना इंटरेस्टिंग है कि आप सिर्फ एक ही बॉडी से पूरी सोम कवर कर लेते हैं, जो कि हमारी जेईई में आने वाली है। हमें रिसर्च या साइंटिस्ट नहीं बनना है, रिसर्चर साइंटिस्ट नहीं बनना है, हमें क्या करना है, हमें ये एग्जाम क्रैक करना है किसी भी हालत में। अब ये एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या करना होगा, चीजों को बहुत ही सिंपल बनाना है, बहुत सिंपल बनाना है, बहुत सिंपल इक्वेशंस के साथ सारे क्वेश्चंस को टैकल करना है। बस हमारा मेन मोटो ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये मोटो लेते हुए हम कल स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।